आज का वीडियो इसलिए जरूर देखना क्योंकि आज बाजार में सिर्फ तेजी नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है। यूएस ईरान डील का दूसरा चरण शुरू हो गया है। कच्चा तेल $82 के नीचे आ गया। HCL टेक्नोलॉजीज ने सर्वम AI में करोड़ों का दाम लगाया और बैंक ऑफ जापान ने 1995 के बाद पहली बार ब्याज दर 1% तक पहुंचा दी। ये सब एक ही दिन में हुआ। इसके अलावा JP एसोसिएट्स की डी लिस्टिंग से एक बड़ा सबक मिला। विप्रो में एंथ्रोपिक के क्लॉड AI के साथ मिलकर एक नया सेंटर शुरू किया और वेदांता को MSCI ग्लोबल इंडेक्स से बाहर किया जा रहा है। ये सब आज डिटेल में समझेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। आखिर में 3 पॉइंट्स में आज का पूरा निचोड़ मिलेगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक जरूर करिए। आज सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर 76,809 और निफ्टी 135 अंक बढ़कर 23,989 पर बंद हुआ। ये लगातार तीसरा दिन था जब बाजार हरे निशान में बंद हुआ और पिछले 3 सेशंस में बाजार ने करीब 4% की बढ़त दर्ज की है, जो दिखाता है कि सेंटिमेंट पूरी तरह बदल चुका है। आज इन्वेस्टर वेल्थ में 1.76 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 470.49 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 427.25 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, HUL, HCL टेक्नोलॉजीज और बजाज फाइनेंस ने बाजार को सबसे ज्यादा सहारा दिया। आज बाजार में तेजी की असली वजह 2 खबरें थीं जो दोपहर को आईं। पहली खबर कतर से आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुलने के बाद वो 1 महीने में अपनी LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 50% और 2 महीने में 80% तक बहाल कर देगा, जबकि पहले अनुमान था कि इसमें 6 से 9 महीने लग सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर गोल्डमैन सैक्स की थी, जिसने 2026 की चौथी तिमाही के लिए ब्रेंट क्रूड का टारगेट $90 से घटाकर $80 और 2027 का औसत अनुमान $80 से घटाकर $75 प्रति बैरल कर दिया। इन दोनों खबरों का असर तुरंत दिखा। ब्रेंट क्रूड 81.50 डॉलर के नीचे आ गया, निफ्टी 115 अंक उछल गया और रुपया भी मजबूत हुआ। गोल्डमैन सैक्स ने एक चेतावनी भी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बाधित हुआ या तनाव दोबारा बढ़ा तो ब्रेंट क्रूड $130 तक जा सकता है, लेकिन अगर सप्लाई जल्दी नॉर्मल हुई तो 2027 में क्रूड $60 से नीचे भी जा सकता है। यानी क्रूड की दिशा पूरी तरह मिडिल ईस्ट के हालात पर टिकी है। US ईरान डील की ताज़ा स्थिति। ट्रंप ने कहा कि डील का दूसरा चरण शुरू हो गया है और ये एक फेयर डील है, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन न हो। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका ईरान में कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लेकिन डील सफल होनी चाहिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबभा इस इंटरिम अग्रीमेंट पर साइन करेंगे और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस जिनेवा में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये इंटरिम डील स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खोलने और तनाव कम करने की रूपरेखा तैयार करेगी। बैंक ऑफ जापान ने आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 1% कर दी, जो 1995 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि दुनिया के बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जापान से सस्ते ब्याज पर पैसा लेकर दुनिया भर में इन्वेस्ट करते थे। जब ये ब्याज बढ़ेगा तो वो पैसा वापस जाएगा और ग्लोबल मार्केट्स में कुछ सेलिंग प्रेशर बन सकता है। आज का सबसे बड़ा स्टॉक विनर HCL टेक्नोलॉजीज रहा, जो 3.7% चढ़ा। कंपनी ने इंडियन AI स्टार्टअप सर्वम AI की पेरेंट कंपनी एक्सॉन वाइज में करीब 1,427 करोड़ रुपए यानी 10.5% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया। IT सेक्टर आज बाजार का सबसे चमकदार सेक्टर रहा और निफ्टी IT इंडेक्स 1.78% चढ़ा। ये लगातार दूसरा दिन था जब IT ने बढ़त दर्ज की। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2.7%, NTPC 2% और HUL भी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयर में आज 18% से ज्यादा की जोरदार तेजी आई और ट्रेडिंग वॉल्यूम सामान्य से करीब 25 गुना बढ़ गया। मार्च तिमाही में आय 17% घटी थी, लेकिन EBIT 5.6% बढ़ा और मार्जिन में 160 बेसिस पॉइंट्स का सुधार हुआ। कंपनी को AI से जुड़े 2 बड़े ऑर्डर्स मिले और उसका AI पाइपलाइन बढ़कर $335 मिलियन तक पहुंच गया। सुज़लोन एनर्जी और इनॉक्स विंड के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली, क्योंकि सरकार ने बताया कि भारत ने वित्त वर्ष 2026 में 6 गीगावाट से ज्यादा की रिकॉर्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी है और 2030 तक 100 गीगावाट और 2036 तक 156 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
सुज़लोन एनर्जी ने अपना नया S1755 5 मेगावाट विंड टरबाइन लॉन्च किया है, जबकि इनॉक्स विंड ने इनॉक्स क्लीन एनर्जी के साथ 1500 मेगावाट टरबाइन सप्लाई का अग्रीमेंट किया है। इस डील के बाद इनॉक्स विंड का ऑर्डर बुक 3.1 गीगावाट से बढ़कर 4.5 गीगावाट से ज्यादा हो जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों की कमाई को बेहतर विजिबिलिटी मिलती है। बुंडाडा इंजीनियरिंग के शेयर में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी से 1338 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाएगी। पेट्रोनेट एलएनजी के शेयरों में तेजी आई, क्योंकि कतर के एलएनजी सप्लाई बहाली के वादे से इस कंपनी को सीधे फायदा मिलता है। एलएनजी सप्लाई चेन नॉर्मल होने से पेट्रोनेट एलएनजी और गेल जैसी गैस कंपनियों को राहत मिलेगी, क्योंकि इनका पूरा बिजनेस इंडिया को आने वाले एलएनजी पर निर्भर है। जीआईसी में आज 7% से ज्यादा की गिरावट आई, क्योंकि सरकार ने कंपनी में 5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया, और वो भी बाजार भाव से 9% ज्यादा के डिस्काउंट पर। जब भी सरकार इस तरह डिस्काउंट पर हिस्सेदारी बेचती है तो मार्केट में मैसेज ये जाता है कि शेयर ज्यादा मूल्यवान नहीं है, जिससे शेयर दबाव में आता है। दूसरी तरफ जो सेक्टर आज दबाव में रहे, उनमें मेटल सबसे ऊपर था। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.55% गिरा, क्योंकि यूएस ईरान तनाव कम होने के बाद ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस रातों रात करीब 4 से 5% गिर गई। हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता एल्यूमिनियम के शेयर दबाव में रहे। एक्सिस सिक्योरिटीज ने हालांकि कहा कि लॉन्ग टर्म में एल्यूमिनियम की बड़ी गिरावट की संभावना कम है, और हिंडाल्को तथा नाल्को पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है, क्योंकि बढ़ती मांग और लागत स्ट्रक्चर मजबूत बने हुए हैं। ऑर्किड फार्मा में आज करीब 10% की अचानक उछाल देखने को मिली, और वॉल्यूम 1 लाख से बढ़कर 4 लाख शेयर तक पहुंच गया। हालांकि कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं आई। ऐसी अचानक तेजी अक्सर बल्क डील्स या इनसाइडर बाइंग का संकेत हो सकती है, इसलिए बिना वजह समझे ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना जोखिम भरा होता है। एमएसटीसी के शेयर में भी दोपहर 2:20 के बाद बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अचानक 10% की तेजी आई। ये दोनों केसेस ये रिमाइंडर है कि जब कोई स्टॉक बिना न्यूज के अचानक चढ़े तो उसमें ब्लाइंड एंट्री लेना समझदारी नहीं है। विप्रो में बेंगलुरु में एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई मॉडल्स पर आधारित अप्लाइड एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। इसके जरिए कंपनी हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और एयरलाइंस जैसे सेक्टर्स में एआई को डायरेक्टली बिजनेस वर्क फ्लोज में लागू करेगी, और अगले 18 महीनों में 10,000 एम्प्लॉयज को क्लॉड एआई पर सर्टिफाई करेगी। अडानी पोर्ट्स ने अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी केलरिस के साथ पार्टनरशिप बढ़ाकर पोर्ट्स में एआई का इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी अपनी 2030 विजन के तहत टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर करीब $850 मिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने की तैयारी में है, जिससे अडानी पोर्ट्स की पहचान एक टेक बेस्ड लॉजिस्टिक्स लीडर के रूप में मजबूत होगी। नोमोरा ने अडानी पोर्ट्स पर बुलिश व्यू बनाए रखते हुए टारगेट प्राइस 1850 रुपए से बढ़ाकर 2080 रुपए कर दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 15% की बढ़त दिखाता है, और बाय रेटिंग भी बरकरार रखी है। वेदांता के बारे में बड़ी खबर यह है कि कंपनी को 22 जून से MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर किया जाएगा, जो विदेशी फंड्स के लिए एक इम्पोर्टेंट बेंचमार्क है। इसका मतलब है कि इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले पैसिव फंड्स को वेदांता बेचना होगा, जिससे शॉर्ट टर्म में शेयर पर दबाव आ सकता है। गोदावरी बायो रेफिनरीज के शेयर में आज करीब 10% की तेजी आई, क्योंकि कंपनी को जापान में कैंसर ट्रीटमेंट से जुड़ी एक खोज के लिए पेटेंट मिला है। कंपनी का कहना है ये खोज कैंसर के दोबारा फैलने से जुड़ी उन सेल्स पर असर करती है जिन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने गुजरात में अपनी CPVC रेजिन प्लांट का पहला चरण शुरू कर दिया है, जिसकी सालाना कैपेसिटी 50,000 टन है। CPVC पाइप्स का इस्तेमाल प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल में होता है। एफल 3i ने एड कॉलोनी की टेक्नोलॉजी एसेट्स और ट्रेडमार्क्स खरीदने का फैसला किया है। इससे कंपनी अपने डिजिटल एडवर्टाइजिंग बिजनेस की टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी, और खास बात यह है कि DT के साथ कमर्शियल पार्टनरशिप भी जारी रहेगी, जिससे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। पाइन लैब्स ने वित्त वर्ष 2026 में पहली बार पूरे साल का मुनाफा कमाया। 2,710 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर 112.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। कंपनी ने UPI, EMI, पे बाय लिंक और इंटरनेशनल बिजनेस को भविष्य की ग्रोथ का बड़ा आधार बताया है।
भारत में क्रेडिट डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है क्योंकि हाल के सिर्फ 2 महीनों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट ग्रोथ दिखा है। पावर सेक्टर और गोल्ड लोन्स इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, जो ये संकेत देता है कि लेंडिंग एक्टिविटी ब्रॉड बेस्ड और हेल्दी बनी हुई है। दूसरी बात, अगले 12 महीनों में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पसंद किया जा रहा है, जबकि HDFC बैंक को लॉन्ग टर्म 3 साल के लिए स्ट्रॉन्ग कोर इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। तीसरी बात, PSU बैंक्स की हाल की तेजी अब धीमी पड़ सकती है और फोकस धीरे धीरे प्राइवेट बैंक्स और NBFCs जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, श्रीराम फाइनेंस और आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। TCS को लेकर एक जरूरी अपडेट, DXC टेक से जुड़े अमेरिकी मुकदमे में कंपनी ने बताया कि वो पहले ही $150 मिलियन का प्रोविजन कर चुकी है और अब Q1 2027 में $70 मिलियन का अतिरिक्त प्रोविजन करेगी। ये लीगल केस TCS के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर असर डाल सकता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को इस पर नजर रखनी चाहिए। सरकार ने 16 जून से ATF यानी एविएशन टर्ब्यूलेंट फ्यूल का एक्सपोर्ट ड्यूटी ₹9.50 से बढ़ाकर ₹12.50 प्रति लीटर कर दिया है और डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि रिफाइनिंग कंपनीज को देश में ही फ्यूल बेचना ज्यादा फायदेमंद होगा, जिससे डोमेस्टिक फ्यूल अवेलेबिलिटी बेहतर हो सकती है। स्काईमेट ने चेतावनी दी है कि जून में मॉनसून उम्मीद से कमजोर रह सकता है और अगले एक हफ्ते में रेनफॉल की कमी 40% तक पहुंच सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकारी गोदामों में 1 जून तक राइस का स्टॉक 6.84 करोड़ टन और वीट का स्टॉक 5.34 करोड़ टन के रिकॉर्ड लेवल पर है, जिससे प्राइस कंट्रोल में मदद मिलेगी। डॉम्स इंडस्ट्रीज में प्रमोटर इकाई फिला ब्लॉक डील के जरिए करीब 7% हिस्सेदारी बेच सकती है। 2100 रुपए के फ्लोर प्राइस पर लगभग 892 करोड़ रुपए की ये डील शेयर पर अल्पकालिक दबाव डाल सकती है। हालांकि मजबूत मांग इसे संस्थागत भरोसे का संकेत भी बना सकती है। भारत फोर्ज की सहयोगी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स ने यूरोसैटरी 2026 में सिम्हा 4x4 आर्मर्ड व्हीकल पेश किया है, जो वैश्विक बाजारों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है और कंपनी की डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करता है। सेबी ने प्राइम फोकस के खिलाफ चल रही कार्यवाही बंद कर दी है और कहा कि भ्रामक वित्तीय नतीजे पेश करने के आरोप साबित नहीं हुए। इससे कंपनी और उसके पूर्व निदेशकों को बड़ी राहत मिली है। JK सीमेंट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 200% फाइनल डिविडेंड यानी ₹10 फेस वैल्यू के हर शेयर पर ₹20 डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 10 जुलाई 2026 तय की गई है। सेनको गोल्ड की क्रेडिट रेटिंग ICRA ने ICRA A से बढ़ाकर ICRA A+ स्टेबल कर दी है। मजबूत ग्रोथ, बेहतर मुनाफे और बढ़ते नेटवर्क के चलते ये अपग्रेड मिला है। इन्फोसिस ने फिनलैंड की वैलमेट के साथ रणनीतिक साझेदारी की है, जिसके तहत AI और क्लाउड तकनीक की मदद से वैलमेट के IT ऑपरेशंस को आधुनिक बनाया जाएगा। टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज ने एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटने यानी स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। वहीं सिटी यूनियन बैंक फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 23 जून को बोर्ड बैठक आयोजित करेगा। NSE ने 11 नए सेक्टोरल इंडिसेस लॉन्च किए हैं, जिससे टोटल सेक्टर इंडिसेस बढ़कर 34 हो गए हैं। इनमें पावर, रिटेल, हॉस्पिटल्स, NBFC और इंश्योरेंस जैसे नए सेक्टर्स शामिल हैं, जो अब मार्केट ट्रैकिंग को और ज्यादा ग्रैन्युलर बना देंगे। इन नए इंडिसेस का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ETFs और इंडेक्स फंड्स के लिए बेहतर बेंचमार्क्स मिलेंगे। इससे इन्वेस्टर्स को किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में आसानी से और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। भारतीय निवेशकों के लिए अमेरिकी शेयर्स में इन्वेस्ट करना अब आसान हो सकता है। ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स को गिफ्ट सिटी के जरिए फॉरेन शेयर्स तक पहुंच देने की मंजूरी मिलने की खबर है। इससे गूगल, एप्पल, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में डोमेस्टिक ब्रोकर प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करना संभव हो सकता है। हालांकि फॉरेन शेयर्स में इन्वेस्ट करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि डॉलर रुपये के उतार चढ़ाव का सीधा असर आपके रिटर्न पर पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट रिस्क भी होते हैं। इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज के मुकुल कोचर का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट सेक्टर में आगे भी मजबूत अवसर बने रह सकते हैं। नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर को फायदा देंगे, लेकिन उन्होंने एल्यूमिनियम और NBFC सेक्टर में सतर्क रहने की सलाह दी है। मई 2026 में म्यूचुअल फंड्स ने भारतीय इक्विटीज में करीब 60,597 करोड़ रुपए की स्ट्रॉन्ग नेट बाइंग की है। ये दिखाता है कि बड़े डोमेस्टिक फंड्स अभी भी मार्केट में भरोसा बनाए हुए हैं और सिलेक्टिव सेक्टर्स में अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 21 स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं, जिनमें BSE, एंजल वन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, CG पावर और हिंडाल्को जैसे नाम शामिल हैं। इससे साफ है कि फाइनेंशियल्स, पावर और इंडस्ट्रियल्स जैसे सेक्टर्स में इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस लगातार मजबूत हो रहा है।
HDFC AMC ने नया PMS HDFC ग्रोथ फॉर गुड पोर्टफोलियो लॉन्च किया है, जो सस्टेनेबल और एथिकल इन्वेस्टिंग पर फोकस करेगा। इसमें डिफेंस, अल्कोहल, टबैको, गैम्बलिंग और मीट रिलेटेड बिजनेसेस को पूरी तरह एक्सक्लूड किया गया है। IPO मार्केट में 2025 की तुलना में 2026 में काफ़ी स्लो डाउन दिख रहा है। पिछले साल जहां 103 कंपनियों ने 1.76 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे, वहीं इस साल अब तक सिर्फ 23 कंपनियों ने करीब 27,000 करोड़ रुपए ही रेज किए हैं। आने वाले समय में IPO एक्टिविटी फिर से पिकअप कर सकती है, क्योंकि टर्टलमिंट, फिनटेक सॉल्यूशंस और एडविट जैसे इश्यूज पाइपलाइन में हैं। साथ ही NSE, जेप्टो, कॉर्डेलिया क्रूजेस और SBI म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नामों के IPO पर भी बाजार की नज़र बनी हुई है। रेटकेन ने होटल्स के लिए रियल टाइम रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन देने वाली कंपनी डुएटो के साथ पार्टनरशिप की है। इससे होटल इंडस्ट्री को कमरों की प्राइसिंग को डेटा ड्रिवन तरीके से ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलेगी और रेटकेन का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कारोबार और मजबूत होगी। JP एसोसिएट्स को 18 जून से BSE और NSE दोनों से डीलिस्ट किया जा रहा है, यानी अब इसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं होंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई एग्जिट ऑप्शन नहीं बचेगा। ये पूरा मामला IBC प्रोसेस के तहत हुआ, जहां कंपनी पर 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था और अदानी ग्रुप ने इसे 14,500 करोड़ रुपए में एक्वायर किया। इस प्रोसेस में सबसे पहले बैंक्स और क्रेडिटर्स को पेमेंट मिलती है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स सबसे आखिर में होते हैं। ये घटना इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि सिर्फ सस्ता भाव देखकर पेनी स्टॉक्स या स्ट्रेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। कमजोर फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में कैपिटल लॉस कभी-कभी पूरा भी हो सकता है। टेक्निकल आउटलुक निफ्टी के लिए 24,080 से 24,100 का जोन इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और अगर ये मजबूती से टूटा तो 24,250 और फिर 24,440 तक तेजी आ सकती है। नीचे की तरफ 23,900 से 23,880 का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि निफ्टी 24,000 और सेंसेक्स 77,000 का स्तर मजबूती से पार करना जरूरी है, तभी अगली बड़ी रैली शुरू होगी। 23,800 के नीचे निफ्टी फिसला तो तेजी कमजोर पड़ सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 57,000 का लेवल पहला सपोर्ट है और 56,500 मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। ऊपर की तरफ 57,500 से 57,800 का जोन रेजिस्टेंस है और इसे तोड़ने पर नई तेजी देखने को मिल सकती है। LKP सिक्योरिटीज का कहना है कि बैंक निफ्टी का बुलिश स्ट्रक्चर अभी इंटैक्ट है और बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी फायदेमंद हो सकती है। MCX गोल्ड के लिए 71,500 से 75,000 का दायरा अहम माना जा रहा है, जिसमें 71,500 मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी इस लेवल के नीचे जाने पर और दबाव बढ़ सकता है, जबकि ऊपर टिकने पर रिकवरी संभव है। आज गोल्ड 358 रुपए गिरकर करीब 71.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं सिल्वर 4,058 रुपए टूटकर 2.47 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। US ईरान डील की उम्मीद से सेफ हेवन डिमांड घट गई, जिससे गोल्ड सिल्वर में दबाव दिखा। आज की पूरी कहानी का सार ये है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन घटता है तो 3 चीजें होती हैं। क्रूड ऑयल गिरता है, रुपया मजबूत होता है और स्टॉक मार्केट चढ़ता है। आज ये तीनों एक साथ हुए और इसीलिए बाजार ने हैट्रिक लगाई, यानी लगातार तीसरे दिन तेजी आई। अगले 2 दिनों में FOMC मीटिंग का रिजल्ट आएगा, जिसमें नए फेड चेयर केविन वॉश पहली बार इंटरेस्ट रेट पर फैसला सुनाएंगे। रेट होल्ड की उम्मीद है, लेकिन उनकी कमेंट्री और फॉरवर्ड गाइडेंस सबसे ज्यादा मायने रखेगी। अगर उन्होंने हॉकिश टोन लिया तो US ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ेंगे और FII की सेलिंग तेज हो सकती है।